हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 20 अप्रैल और है वेडनेसडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है परबॉइल्ड राइस। यह आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम परबॉइल्ड राइस के सारे बेनिफिट, डिसएडवांटेजेस और इशू क्या चल रहा है, क्या पूरे इंडिया में इसको लेकर विवाद चल रहा है, उसको जानेंगे। इसका सोर्स आपको इंडियन एक्सप्रेस देखने को मिलेगा। परबॉइल्ड राइस के बारे में बताया है और किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना गवर्नमेंट से इन राइसेस को परचेज़ करने के लिए मना कर दिया है। इशू क्या है, लास्ट वीक तेलंगाना सीएम और उनके कैबिनेट ने प्रोसेस किया है और डिमांड की है कि हमें एक यूनिफॉर्म पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लाई जाए। प्रोटेस्ट जब ही आई जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके परबॉइल्ड राइस को परचेज़ करने से मना कर दिया, जबकि तेलंगाना आपको इसका मेजर प्रोड्यूसर देखने को मिल जाएगा। अब इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। परबॉइल्ड राइस क्या होता है, तो इसका डिक्शनरी में मीनिंग पार्टली कुक्ड बाय बॉइलिंग, यानी कि आधा पका हुआ और आधा कच्चा, आपको इसका मीनिंग देखने को मिल जाएगा। पार्शियली बॉइल्ड एट द पेडी स्टेज बिफोर मिलिंग, ये परबॉइल्ड राइस होता है। ये एक नई प्रैक्टिस नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आज तक हमें इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं देखने को मिली है ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और द फूड मिनिस्ट्री के द्वारा। इसकी डिटेल्स और देख लेते हैं कि सारी की सारी वैरायटी सूटेबल है परबॉइल्ड राइस के लिए। तो जनरली सारी की सारी वैरायटीज़ चावल की होती हैं वो परबॉइल्ड राइस के लिए सूटेबल तो हैं, लेकिन कुछ वैरायटी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं परबॉइल्ड राइस के लिए। लेकिन अरोमेटिक वैरायटीज़ क्या हैं, परबॉइल्ड राइस के लिए सूटेबल नहीं है और उसको हमें परबॉइल्ड नहीं करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगी, उसकी खुशबू चली जाएगी। अरोमेटिक मतलब खुशबू। अगर उन राइस को परबॉइल्ड किया गया यानी कि उनको आधा पकाया गया और आधा ऐसे ही रहने दिया तो उनकी खुशबू चली जाएगी। अब परबॉइलिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम प्रोसेस में परबॉइलिंग तो करते हैं। तो सबसे पहले तो पैडी लेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे, फिर इसको सोकिंग करेंगे वाटर में 8 घंटे तक, 8 आवर्स तक उसको वाटर में रखेंगे। फिर उसको स्टीमिंग करेंगे, उसको भाप के अंदर लाएंगे 20 मिनट्स के अंदर। फिर उसको टेम्परिंग करेंगे, उसको टेम्परेचर में लाएंगे 1 घंटे के अंदर। फिर उसको सन के ऊपर सुखाएंगे, यानी कि सन की किरणों के अंदर लाएंगे उसको 2-4 घंटे के अंदर अंदर। फिर उसको ड्राई किया जाएगा और भी ज़्यादा, जिससे उसका 14% जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल हट जाए। तो इस तरीके से परबॉइलिंग राइस का प्रोसेस होता है। और डिटेलिंग देख लेते हैं इसके बारे में। बहुत सारे प्रोसेस परबॉइल्ड राइस के लिए चलाए जाते हैं अलग अलग स्टेट में। सबसे पहला सेंटर फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTR मैसूर कर्नाटक में चलता है। इसमें भी सोकिंग ऑफ वाटर को किया जाता है 3 घंटे के लिए और उससे परबॉइल्ड राइस को प्रोसेस को डन किया जाता है। वाटर इज़ देन ड्रेन्ड एंड पैडी सीड स्टीम फॉर 20 मिनट्स। द पैडी इज़ ड्राइड इन द शेड इन द मेथड यूज बाय द CFTRI। फिर सन में इसको, जैसे अभी पिछले मेथड में किया गया था, सन के अंदर इसको ड्राई किया जाता है। एक और मेथड इसके लिए यूज़ में आता है, पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर PPRC, जिसको तंजूर में चलाया जाता है। इसको मेथड को हम क्रोमेटिक शोकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्रोमेटिक्स का यूज़ करते हुए किसी भी फैमिली ऑफ सॉल्ट को एनायन कंटेंस में रखा जाता है और क्रोमियम और ऑक्सीजन को उसको हटाया जाता है। फिर उससे क्या हो जाती है, उसकी ऑर्डर चली जाती है, जिससे राइस क्या होता है, गीला हो जाता है। ऑल प्रोसेस जनरली इन्वॉल्व्स 3 स्टेज। आपने देखा होगा सारे के सारे प्रोसेस जो अभी हमने पढ़े हैं उसके अंदर मेनली 3 स्टेज आते हैं, 3 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला सोकिंग, स्टीमिंग और ड्राइंग। तो ये तीनों स्टेजेस क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं परबॉइलिंग राइस के लिए। अब देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे और डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलेंगे। तो परबॉइल्ड राइस जब हो जाता है तो उसके बाद राइस थोड़ा सा टफर हो जाता है, जिससे राइस के कर्नल हट जाते हैं और राइस फिर टूटता नहीं है छोटे छोटे पार्टों में। इससे न्यूट्रिएंट वैल्यू भी राइस की इंक्रीज़ हो जाती है। इससे हाईली रेसिस्टेंस हो जाता है राइस के अंदर कि उसके अंदर इंसेक्ट और फंजाई ना लगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, राइस थोड़ा सा डार्क हो जाता है, जिससे उसकी खुशबू चली जाती है शॉकिंग के द्वारा। अब सेटिंग अप एंड परबॉइल्ड राइस मिलिंग यूनिट्स रिक्वायर्स है हायर इन्वेस्टमेंट। इसमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है इन प्रोसेस में, जिससे परबॉइलिंग होता है। तो इसके डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाएंगे।
और डिटेलिंग देख लेते हैं। अब स्टॉक कितना है परबॉइल्ड राइस का हमारी कंट्रीज़ में। अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री ने बताया कि परबॉइल्ड राइस का 40.58 लाख मैट्रिक टन हमारे पास स्टॉक है अप्रैल 1 2022 तक। आउट ऑफ द हाईएस्ट स्टॉक आपको तेलंगाना में इसका देखने को मिल जाएगा 16.52 LMT, फॉलोड बाय तमिलनाडु और केरला। स्टॉक को रेंज किया गया है, अदर स्टेट्स में भी स्टॉक देखने को मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, बिहार, पंजाब और हरियाणा में 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर तेलंगाना टॉप पर आता है। और मिनिस्ट्री पर कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे इसके राइसेस को परचेज किया जा सके। अब इशू क्या है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें एक यूनिफॉर्म पैडी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी चाहिए। अब सरकार ने इनको खरीदने से क्यों मना कर दिया? परबॉइल्ड राइस आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे। इनको खरीदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि सरकार के पास क्या होता है, सरकार किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से राइस लेती है सस्ते दामों पे, फिर उनको PDS सिस्टम के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, राशन शॉप्स पर उनको बेच देती है। लेकिन परबॉइल्ड राइस को इस टाइम पर कोई भी नहीं खरीद रहा और सरकार के पास इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो सरकार सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पा रही इस चीज़ को कि उसका स्टॉक तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको कोई ख़रीद नहीं रहा, और उसके स्टोरेज को करने के लिए सरकार के पास स्पेस भी नहीं है। तो इसलिए सरकार इस चीज़ को नहीं खरीद पा रही है। इस वजह से तेलंगाना गवर्नमेंट क्या है, इससे प्रोटेस्ट करने को मिल रहा है। अब इसको लेकर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया लास्ट 5 ईयर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2019 में आया था। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज़ द हाईएस्ट, ये तो सही है कि सबसे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन होता है। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ जवार इज़ मोर देन दैट ऑफ एन ऑयल सीड। जवार का क्या है, आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा एरिया ऑयल सीड्स के द्वारा। तो ये क्या है, ये गलत है, जवार नहीं होता ज़्यादा, ऑयल सीड्स होता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन ज़्यादा है शुगर कैन से, ये सही हो जाएगा, तो पहला तीसरा सही हो गया। एरिया अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन हैज़ स्टेटली डिक्रीज, तो ये भी सही है कि एरिया क्या हो रहा है, कल्टीवेशन का लगातार शुगर कैन कल्टीवेशन का लगातार डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। तो 1, 3 और 4 इसका क्या है, राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड हेमोफोलिया डे, ये 17 अप्रैल को मनाया गया है। इशू क्या है इसको लेकर, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 17 अप्रैल को, जिससे हम इंक्रीज़ कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें हेमोफोलिया डिसीज़ को लेकर, इसके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को लेकर। इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ ए फ्रैंक स्कैनबेल के द्वारा, जिन्होंने फाउंड किया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एन हेमोफेलिया WHF। इस ईयर इसकी 2022 में इसकी थीम क्या है, एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस, इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब हेमोफोलिया क्या होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड की कोटिंग जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर कोई माइनर इंजरी भी हो जाए तो उससे ब्लीडिंग बहुत कम देखने को मिल जाएगी। अब इसको समझते हैं, ऐसे कोई आपको चोट लग जाए, थोड़ी बहुत चोट लग जाए, उसके अंदर एक ब्लीडिंग सी जम जाती है, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग सी जम जाती है उसके ऊपर, तो वो आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगी। तो उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही हेमोफोलिया बोलते हैं। हेमोफोलिया इस कॉज बाय म्यूटेशन और चेंज की वजह से होता है, जीन्स में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन्स में ब्लड कोटिंग से कम हो जाता है। तो आपको कुछ जीन्स में एक्स क्रोमोसोम्स कम देखने को मिल जाएंगे, उसके अंदर ये ज़्यादा होता है। ये कंपैरिजन करें तो इसकी मेंस में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, वीमेंस के दौरान ये मेंस में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा अगर कंपैरिजन में देखा जाए। तो ये एक रेयर डिसीज़ है, लगभग 10,000 पीपल्स में से एक को ही ये देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग और क्या है। मोस्ट कॉमन टाइप, इसके कुछ टाइप देखने को मिल जाएंगे हेमोफोलिया के, जिसको एक हेमोफोलिया 1 भी बोलते हैं, A भी बोलते हैं। इसके अंदर ज़्यादा क्लोटिंग फैक्टर 8 नहीं होता इंसान के अंदर, जिसकी वजह से क्लोटिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। दूसरा टाइप का आपको हेमोफोलिया B देखने को मिल जाएगा, जो थोड़ा कम कॉमन है। इसके अंदर हेमोफोलिया B के अंदर उस इंसान के अंदर फैक्टर 9 नहीं होता, जिसके अंदर हेमोफोलिया डिसीज़ हो जाती है। हेमोफोलिया A की कंडीशन आपको 5000 बर्थ में से एक में देखने को मिल जाएगी, और हेमोफिलिया B की रेयर कंडीशन होती है, ये आपको 20,000 बर्थ में से एक देखने को मिल जाएगी। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, एक तो बिग ब्रोसिस, यानी कि थोड़ी सी चोट लगने पर भी क्या हो जाता है, आपकी क्लोटिंग नहीं हो पाती। दूसरा ब्लीडिंग हो जाती है मसल्स में, जॉइंट्स में।
तीसरा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाती है, सडन ब्लीडिंग हो जाती है, कहीं से भी बॉडी के पार्ट से बिना किसी रीज़न के कोई भी ब्लीडिंग देखने को मिल जाएगी। चौथा, कुछ भी थोड़ा बहुत भी कट जाए, जैसे दांत वगैरह हट जाए, तो उसमें हमेशा ब्लीडिंग हो जाती है, फिर वो बिना सर्जरी के नहीं हटती। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अब हमने इसके ये तो देख लिया सिम्टम्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये कैसे फैलती है। अब इसका कोई ट्रीटमेंट तो होगा, तो इसका मेन ट्रीटमेंट है हेमोफिलिया का, कि हम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दें। अब मैंने जैसे बताया था कि ये 2 फैक्टर की वजह से फैलती है। एक हेमोफिलिया ए में होता है जिसके अंदर फैक्टर 8 नहीं होता, दूसरा हेमोफिलिया बी के अंदर होता है जिसके अंदर फैक्टर इतना ही नहीं होता। तो हम उसको इंजेक्शन के द्वारा वेन में डाल सकते हैं, जिससे हम किसी भी मेन में क्या कर सकते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हो सकती है, हेमोफिलिया को रिप्लेसमेंट थेरेपी से टैकल किया जा सकता है। अब इसका सिनेरियो क्या है हेमोफिलिया का, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफिलियाज एनुअल ग्लोबल सर्वे 2017 ने बताया कि 1.96 लाख पर्सन हेमोफिलिया से क्या है, पीड़ित हैं अक्रॉस द वर्ल्ड 2017 में। इंडिया आपको हाईएस्ट काउंट इस इंडिया में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंडिया में फैल रहा है। 19,000 के लमसम आपको इंडिया में केस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है ऑयल बॉन्ड्स। अब इसका इशू क्या है, इशू इसका आपको देखने को मिल जाएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने को क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी क्या हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि क्या करें, वो ऑयल्स के प्राइसेस को थोड़ा कट डाउन करें, उन पर टैक्स थोड़ा कम करें, जिससे ऑयल के प्राइस थोड़ा कम हो जाए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि ये हमारी गलती नहीं है जिसकी वजह से ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये यूपीए पहली वाली गवर्नमेंट की गलती है जिससे ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ये एनडीए बढ़ रहे हैं जिससे एनडीए सरकार की गलती नहीं है। तो कैन नॉट ब्रिंग डाउन टैक्सेस एंड थस ऑयल प्राइसेस बिकॉज इट हैज़ टू पे फॉर ए ऑयल बॉन्ड। उन्होंने कह दिया कि एनडीए गवर्नमेंट ने कि हम टैक्सेस नहीं हटाएंगे, टैक्सेस को कम नहीं किया जाएगा ऑयल के ऊपर, क्योंकि हमें क्या करने हैं, ऑयल बॉन्ड्स भी देने हैं जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने इशू कर दिए थे। अब क्रिटिसिस्ट ने क्या क्लेम किया है कि गवर्नमेंट थोड़े तो कम से कम इस चीज़ पर प्राइसेस को कम ही कर दे, जिससे क्या हो जाए, थोड़ी सा सुकून सा मिल जाए, रिवेन्यूज़ थोड़े से टैक्सेस को तो कम ही कर दे। अब एक डेटा निकाल के लाया हूँ मैं, डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। टैक्सेस अकाउंट फॉर 50% ऑफ द टोटल रिटेल प्राइस फॉर ए लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि जैसे अभी 120 रुपये लीटर है पेट्रोल, तो उसका 50% 60 रुपये तो सरकार ही लेती है एज ए टैक्स। सिर्फ 60 रुपये का क्रूड ऑयल आता है, जिनको ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं कस्टमर्स को। उसका 50% तो सरकार टैक्स क्या लेती है पेट्रोल के अंदर। तो इतना इस वजह से महंगा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सरकार को भी ऑयल बॉन्ड्स को पे करना है, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने इशू करा लिए थे। एंड 44% टैक्स लेती है सरकार डीजल के ऊपर। ये इंडिया टुडे में भी आया था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया है कि उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स लिए थे और उसको हमें क्या करना होगा, पे करना होगा, इसलिए हम ऑयल के जो प्राइसेस हैं उन पर टैक्स कम नहीं कर रहे। अब 2010 से पहले, यानी कि 2010 से पहले क्या कर दिया था सरकार ने, मना कर दिया था कि हम डीरेगुलेट नहीं करेंगे ऑयल प्राइसेस को लेकर। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये आपको कुछ ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखने को मिल जाएंगी, इंडियन ऑयल्स, एचपी और भारत पेट्रोल। अब सरकार ने कह दिया कि हम ऑयल पर ध्यान नहीं देंगे, आप ही रेगुलेट करो ऑयल को, जैसे भी आपको करना है टैक्सेस दो और वहाँ से लो, जहाँ से ऑयल गल्फ़ कंट्रीज से ऑयल को परचेज़ करो, फिर उसको कस्टमर को दो। सिर्फ हमें तो उस पर एक टैक्स लगा के दे देना, जिससे क्या हो जाए, हम ऑयल बॉन्ड्स को क्लियर कर पाएँ। अब एक एग्जांपल लें, जैसे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये इंडियन ऑयल है, तो इसने क्या करा, गल्फ़ कंट्रीज से ऑयल को ख़रीदा, परचेज़ किया 50 रुपये का। अब 50 रुपये क्या कह रही है कि सरकार कह रही है नहीं, अभी कस्टमर को मत बेचो, हमारे 50 रुपये और लगा लो इसके अंदर टैक्स, जिससे हम ऑयल बॉन्ड्स को क्लियर कर सकें। तो ये इसलिए आपको महंगा पेट्रोल देखने को मिल जाएगा, 100 रुपये लीटर ऐसा कुछ पेट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो 50% क्या करती है सरकार, इस पर चार्ज करती है। अब ये कुछ डाटा है कौन कौन से ऑयल बॉन्ड्स सरकार ने क्लियर करा दिए हैं। तो 2015 में 1750 करोड़ सरकार ने दे दिए हैं ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। किस बिहाफ पे दिए हैं, क्योंकि क्या हो रहा था, जब गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर कोई लड़ाई हो गई तो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को फिर वहाँ से थोड़ा सा ऑयल महंगा मिलेगा। तो गल्फ़ कंट्रीज़ जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, तो वो कह रही हैं कि हम कस्टमर के क्या होंगे, जैसे कोई 60 रुपये का तेल आया, पहले 50 रुपये का आता था, तो हम क्या करेंगे, 110 रुपये का तेल कर देंगे। तो सरकार ने कहा कि 110 रुपये का मत करो, जबकि इस पर क्या करो,
आप 10 रुपये कम कर दो, हम आपको एक ऑयल बॉन्ड्स क्या कर देंगे, इशू कर देंगे, जिसके द्वारा हम आपको 10 सालों में या 20 सालों में आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो ये वही ऑयल बॉन्ड्स हैं जो पिछली सरकार ने इशू करवा लिए थे, अब इस सरकार को इन्हें पे करना पड़ रहा है। तो 2015 में 1750 करोड़, फिर 2015 में 1750 करोड़, फिर 2021 में 5000 करोड़, फिर 2021 में 5000 करोड़, इतने पैसे कुछ 13,500 करोड़ रुपए सरकार पे कर चुकी है। और ये 2023, 24, 25 और 26 का भी रह रहा है ऑयल बॉन्ड्स, जिसमें 1,34,423 करोड़ अभी सरकार को पे करना है। अब जब मैंने जैसे बताया कि 60 रुपये का हो गया पेट्रोल, तो उसको लेकर 10 रुपये तो बढ़ गए, लेकिन उन्होंने कहा ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जैसे आप हमें 10 सालों में पैसा दोगे सरकार से, तो उस पर हमें कुछ क्या चाहिए, उस पर हमें कुछ सब्सिडी चाहिए, उस पर हमें कुछ कंपनसेशन चाहिए, यानी कि उस पर हमें कुछ ब्याज चाहिए। जब 10 सालों में दोगे पैसे तो उस पर कुछ ब्याज चाहिए। तो हाँ, सरकार ने कहा हम आपको ब्याज देंगे, आपको हम 8% ब्याज देंगे हर साल ऑयल बॉन्ड्स पर। तो गाइज़ आपको आर्टिकल समझ में आया होगा आई होप। तो नेक्स्ट आर्टिकल है बर्नार्डिनियन बर्नस्टेन कॉमेट, इसको जान लेते हैं इशू क्या है इसको लेकर। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अभी हम्बल स्पेस टेलीस्कोप का कंफर्म किया है कि उसने एक ह्यूज बर्नार्डियल बर्नस्टेन, या आपको 2 नाम देखने को मिल जाएंगे, कमेट को देखा गया है, जो कि लार्जेस्ट आई कमेट है, जिसका न्यूक्लियस एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा बहुत दिन बाद देखने को मिला है। इसका न्यूक्लियस आपको C214 2014 देखने को मिल जाएगा, जो कि 129 किलोमीटर का इसका डायमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा कॉमेट। न्यूक्लियस का अराउंड 50 टाइम्स लार्जर है मोस्ट नोन कॉमेट से जो मिलते हैं कॉमेट। इसका वजन आपको 500 ट्रिलियन टन्स देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग। कॉमेट को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 2 एस्ट्रोनॉमर के द्वारा, पेड्रो बर्नेडियल्स और गैरी बर्नस्टेन, जिसके में ही ये नाम रख दिया गया है। फिर इन्होंने इमेजेस खींची किस चीज़ की, डार्क एनर्जी सर्वे की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी चिली के प्लेसेस से। अब इसको डिस्कवर किया था नवंबर 2010 में। इंटेंसिवली स्टडीज़ इसकी अभी चल रही हैं, 2010 में इसको डिस्कवर कर लिया गया था। अब इस पर क्या हो रही है, स्टडी चल रही है। कॉमेट ट्रैवलिंग कर रहा है लगातार मिलियंस ईयर से सन के अराउंड ही और ट्रैवलिंग कर रहा है, और इसको ओरिजिनेट होता है ओर्ट क्लाउड में। अब ओर्ट क्लाउड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये आपको सन देखने को मिल जाएगा, इसके अराउंड आपको सोलर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, इसके अराउंड एक आपको सर्कल सा देखने को मिल जाएगा, इसको हम कुपर बेल्ट बोलते हैं। फिर उसके अराउंड जो आपको कचरे का कुछ डस्ट का ये सर्कल सा देखने को मिल जाएगा, उसको हम ओर्ट क्लाउड बोलते हैं, जिसमें ये कॉमेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी और डिटेलिंग क्या है। कॉमेट क्या है, एक लार्ज ऑब्जेक्ट है जो डस्ट और आइस से बना होता है, जो सन के अराउंड क्या हो रहा है, अभी घूमता जा रहा है। वर्ड कॉमेट लैटिन वर्ड सा है, जिसका जो कॉमेटा, जिसका मतलब होता है लॉन्ग हेड, आपको इसके देखने को मिल जाएंगे सर्कल के अराउंड। ये अर्लियस्ट रिकॉर्ड है कॉमेट का, जो कि देखा गया था 1059 BC में एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, यानी कि बहुत पहले ही कॉमेट को देख लिया गया था। इस पर अभी स्टडी चल रही है। कॉमेट एक डर्टी स्नोबॉल्स का देखने को मिल जाएगा, जो कि डस्ट, रॉक, आइस से बनता है। और डिटेलिंग क्या है कॉमेट्स की, कॉमेट्स कहाँ से आया है, वेयर डू कॉमेट्स कम फ्रॉम। तो अकॉर्डिंग टू नासा देयर आर मिलियंस ऑफ कॉमेट हैं अराउंड दी सन, जो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं सन के अराउंड, जिसमें हमें अभी सिर्फ 3650 देखने को मिले हैं कॉमेट, जिसकी अभी स्टडी चल रही है। 2 टाइप्स के आपको कॉमेट देखने को मिल जाएंगे। एक प्रेडिक्टेबल कॉमेट, जिसको हम शॉर्ट पीरियड कॉमेट भी बोलते हैं, जो कि 200 साल पहले से ही क्या है न्यूज़ में है, यानी कि 200 साल पहले ही उसको प्रेडिक्ट कर लिया गया था, जिसकी स्टडी अभी चल रही है, जो कि फाउंड होता है क्यूपर बेल्ट में। वेयर मैनी कॉमेट क्या होते हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट पीरियड कॉमेट आपको हेलिस कॉमेट देखने को मिल जाएगा, जो कि रिपेयर होता है 76 सालों में, यानी कि 76 साल बाद वो दिखा है। हेलिस अब नेक्स्ट दिखेगा 2062 में। अब दूसरा टाइप है इसका लेस्ट प्रेडिक्टेबल्स कॉमेट्स, जो कि फाउंड होता है ओर्ट क्लाउड में। ओर्ट क्लाउड जैसे मैंने अभी बताया था, क्यूपर बेल्ट के अराउंड आपको जो सर्कल देखने को मिल जाएगा, उसको ओर्ट क्लाउड बोलते हैं। तो लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट आपको ओर्ट क्लाउड में ज़्यादातर मिलते हैं। कॉमेट्स ये क्या होते हैं, क्लाउड से मिलते हैं। 30 मिलियंस ईयर्स में ये एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं सन का। तो आई होप गाइज आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर कमेंट में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।